Hello students, this is Rajbir here for explaining you the lesson The Making of Global World. Globalization is an economic system and it emerged since 50 years. To understand the making of global world, we have to understand the history of trade, migration and people search for work and movement of capitals. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है या जो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत है वो आपकी 50 ईयर्स बैक से होती है। और ये क्या है, एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है ये। और इसको समझने के लिए हमें क्या है, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसकी हिस्ट्री को समझना होगा। जो लोग माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाते हैं, उसकी हिस्ट्री को समझना होगा। और किस तरीके से जो कैपिटल्स है उसकी मूवमेंट होती है वन कंट्री से अनदर कंट्री, तो इसको समझना होगा। अब एक सिनेरियो देख रहे हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड का। ह्यूमन सोसाइटीज हैव स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for carrying goods, money, ideas, skills, inventions, and even germs and disease. Indus Valley civilization was linked with West Asia, काउरीज ए फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, वहाँ का हम एक सीन देखते हैं, वहाँ का एक सिनेरियो देखते हैं। क्या था प्री मॉडर्न वर्ल्ड का कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक थी, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो ट्रेवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्राइस्ट हैं या जो पिलग्रिम्स हैं, तो बहुत दूर दूर की कंट्रीज़ के ये लोग पहले से ही ट्रैवलिंग करते थे, यात्रा करते थे। क्यों करते थे? फॉर कैरिंग गुड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गुड्स को ले जाने के लिए या लाने के लिए, मनी को लाने या ले जाने के लिए, यानी कि वे पैसे कमाने के लिए इन्हें यात्रा करनी पड़ती थी। इसके साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे आइडियाज़ को भी इन्होंने दूसरे देशों में फैलाया है। स्किल्स को भी ये सीख करके आए हैं। स्किल्स मीन्स पार्टिकुलर टैलेंट टू डू सम वर्क, किसी भी वर्क को करने का जो पार्टिकुलर टैलेंट है उसको इन्होंने सीखा है। इन्वेंशंस भी इन्होंने बहुत सारी की हैं अदर कंट्रीज़ में जा कर के, अदर कंट्रीज़ के लोगों ने, जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका इसकी खोज की थी। एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज, इसके साथ ही साथ क्या है, जर्म्स और डिजीज भी ये लोग लाते थे। जस्ट लाइक ये कोरोना वायरस चीन से आया है, उसी तरीके से। नेक्स्ट, इंदुस वैली जो सिविलाइजेशन वाज लिंक्ड विद द वेस्ट एशिया। जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन था इसका लिंक वेस्ट एशिया से रहा है। मीन्स हो सकता, मतलब जो वेस्ट एशिया के लोग हैं उन्होंने ही ये इंदुस वैली सिविलाइजेशन है उसको सेटअप किया था। काउरीज ए फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स। और ये क्या है, मालदीव की एक करेंसी का नाम है काउरीज। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। ये जो सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना आपका एक ट्रेड रूट है। इसके बारे में देख रहे हैं। सिल्क रूट्स वर रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट लिंकिंग द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सिल्क रूट थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंकिंग रोड माना जाता था, लिंकिंग रूट माना जाता था, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जितने भी फेमस जो ट्रेड कंट्रीज थे उनको कनेक्ट करता था। रूट्स वर एग्जिटेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड फ्लोरिश टिल द 15th सेंचुरी। और ये जो ट्रेड रूट्स थे वो आपके क्रिश्चियन एरा से भी पहले थे। मीन्स क्या, जीसस क्राइस्ट से पहले थे, उससे भी पहले एग्जिस्टेंस इनका था। और 15th सेंचुरी तक क्या है, इनका कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहता है। द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन मुस्लिम प्रीचर्स यूज द ट्रेवल बाई रूट्स। और इसके साथ ही साथ क्या है, जो बुद्धिस्ट प्रीचर्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रचार किया, और बाद में मुस्लिम जो प्रीचर्स हैं जिन्होंने अपने मुस्लिम रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। तो ऐसे लोगों ने भी इन जो ट्रेड रूट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज किया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए। रूट्स प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। इस तरीके से जो रूट्स हैं वो प्रूफ करते हैं ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड, कि वो ट्रेड के बहुत बड़े सोर्स रहे हैं, कल्चरल लिंक्स के बहुत बड़े सोर्स रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स। तो वर्ल्ड के जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं, तो वहाँ से जो भी ट्रेड है या जो कल्चर शेयरिंग है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ये जो ट्रेड रूट्स हैं इनका। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, इन पॉइंट्स पर डिस्कशन देखते हैं। तो इन 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड ए सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। तो 16th सेंचुरी में क्या होता है, जो यूरोपियन सेलर्स हैं इन्होंने एक रूट फाइंड आउट किया। ठीक है, एक सी रूट था वो, एक एशिया तक जाने का, उधर अमेरिका तक जाने का। नेक्स्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन नोन फॉर वशलिंग ट्रेड विथ गुड्स।
अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस रहा है फॉर वसलिंग ट्रेड विथ गुड्स। बहुत सारी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती थी, व्यापार करने के लिए लोग बहुत आया करते थे। विद गुड्स, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था और साथ में इंपोर्ट भी किया जाता था। पीपल भी यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। मीन्स क्या है, यहाँ से कई सारे जो लेबर हैं वो अदर कंट्रीज़ में जाते थे फॉर एम्प्लॉयमेंट। कस्टम्स, बहुत सारी यहाँ से जो कस्टम्स हैं वो यहाँ के लोगों ने फॉरेनर्स को दी। फॉरेनर्स के लोगों से जो कस्टम्स है वो यहाँ पर लोगों ने अडॉप्ट की। एंड नॉलेज, इसके साथ ही साथ क्या नॉलेज शेयर भी हुआ है। इट वॉज ए क्रूशियल पॉइंट इन देयर ट्रेड नेटवर्क। तो इस तरीके से क्या उनके ट्रेड नेटवर्क में एक क्रूशियल पॉइंट था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, इट्स वास्ट लैंड एंड एबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लिव्स एवरीवेयर। तो ये अमेरिका की डिस्कवरी होने के बाद क्या होता है, इट्स वास्ट लैंड्स, इसके जो बहुत बहुत बड़े जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी एंड एबंडेंट क्रॉप्स, इसमें मतलब ग्रो होने वाली काफ़ी मात्रा में जो क्रॉप्स थी, फसलें थी, और जो मिनरल्स थे, बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड। तो उनसे क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो ट्रेड है उसका शेप चेंज होने लगा एंड लाइफ्स एवरीवेयर, और हर जगह बड़े लेवल पर व्यापार होने लगा था। A precious metal, particularly silver from mines located in Peru and Mexico, enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia। अब जो प्रीसियस मेटल्स भी बहुत सारी यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, पार्टिकुलरली बात करें सिल्वर मिनरल फ्रॉम माइन से लोकेटेड इन पेरू, जो पेरू कंट्री में थी और मैक्सिको कंट्री में थी। इनहेंस्ड द यूरोप्स वेल्थ, तो इससे क्या हुआ है, जो यूरोप का वेल्थ है, यूरोप के बाद जो रुपया पैसा है वो बढ़ा है। एंड फाइनेस्ट इट्स ट्रेड विद एशिया, और इसने क्या किया, एशिया के साथ अपना बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडर वे। जो पुर्तगाली जो स्पेनिश थे ये कंटिन्यू कंट्रीज को अपना गुलाम बना रहे थे, उन्हें कॉलोनाइज कर रहे थे। इसी सिलसिले में इन्होंने अमेरिका को भी क्या किया है, कॉलोनाइज कर लिया था, उसको भी अपना स्लेव बना लिया था। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्क्यूरर्स, जो स्पेनिश जो कॉन्क्यूरर्स थे, स्पेनिश जीतने वाले थे, उनका जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वेपन था, वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन। वो एक कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था, बट क्या था, जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ये जर्म्स था, विच दे कैरीड, जिसको वो अपने साथ ले जाते थे। बीस क्या है, ये कोई बम्स हैं या जो गन्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज नहीं कर रहे थे, ये जो एक पारंपरिक क्या कहें कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं, बल्कि वो एक न्यू टाइप के वेपन का यूज कर रहे थे, जो बैक्टीरिकल आपका वेपन है, जैसे स्मॉल पॉक्स, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे वो लोग। अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, अब जो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग थे, हैड नो इम्यूनिटी, तो उनका इम्यूनिटी नहीं थी, मीन्स क्या रेसिस्टेंस पावर नहीं थी उनकी बॉडी में अगेंस्ट सच टाइप ऑफ डिजीज, इस टाइप की डिजीज को फेस करने की। ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो वर्ल्ड इकोनॉमी था एक टाइप का शेप ले रही थी। एबोलेशन ऑफ द कॉर्न लॉ, तो कॉर्न लॉ है ये ख़त्म हो गया था, फसल से संबंधित जो एक कानून वगैरह वो ख़त्म हो गया था। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर्स ग्रुप्स द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। अंडर प्रेशर, अब प्रेशर में क्या हुआ, फ्रॉम लैंड ओनर्स के ग्रुप से जो गवर्नमेंट है रिस्ट्रिक्टेड, इसने रोक लगा दी इम्पोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स की। ठीक है भाई, जो फूड ग्रेन है अब वो इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, अदर कंट्री से नहीं मंगाया जाएगा। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, और कॉर्न लॉ को ख़त्म करने के बाद में फूड कुड भी इम्पोर्टेड, फूड को लाया जा सका, मंगाया जा सका इनटू ब्रिटेन में मोर चीपली, और भी सस्ते रेट में, देन इट कुड बी प्रोड्यूस, जितना कि प्रोड्यूस करने में रुपया लगता था इन द कंट्री। तो क्या हुआ, अब इम्पोर्ट बहुत ही सस्ते में इस जो कॉर्न था उसको इंपोर्ट कर लिया जाता था, बजाय से अपने कंट्री में प्रोड्यूस करने, क्योंकि प्रोड्यूस करते थे उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। ब्रिटिश फार्मर्स वर अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स, और जो ब्रिटिश फार्मर्स थे, लोकल फार्मर्स थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो फेस नहीं कर पा रहे थे जो इम्पोर्टेड जो कॉर्न था उसको। मीन्स क्या है, उनका जो प्राइस था फसलों को उगाने में ज़्यादा जा रहा था, उससे सस्ते में ही उन्हें वो कॉर्न इंपोर्ट कर लेते थे। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड पर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, इससे आगे क्या हुआ, बहुत बहुत बड़े जो एरियाज थे वो ऐसे ही छोड़ दिए गए, वहाँ पर कोई कल्टीवेशन हुई नहीं, वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हुई ही नहीं। एज फूड प्राइसेस फेल, धीरे धीरे क्या हुआ, जो फूड के प्राइसेस थे वो कीमतें गिर गई फूड आइटम्स की। कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, लेकिन क्या हुआ, जो कंजप्शन था, जो
कहीं ना कहीं फूड का यूज करना था या फूड को खाना था, वो उसका जो यूज है बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हुई, लिड टू हायर इनकम्स, इससे क्या लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड मोर फूड इम्पोर्ट्स, इससे क्या हुआ धीरे धीरे और ज़्यादा जो फूड है उसको इम्पोर्ट किया जाने लगा, अदर कंट्री से मंगाया जाने लगा। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, इफेक्ट रहा है ट्रांसफार्मेशन ऑफ 19th सेंचुरी के ट्रांसफार्मेशन में, किस तरीके से जो 19th सेंचुरी है वो ट्रांसफार्म हुई है, बदली है। सच है जैसे कि कैसे कैसे एडवांस रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं, स्टीम से वो भाप से चलने वाली रेलगाड़ियाँ कैसे करके और ज़्यादा डेवलप की गई हैं, टेलीग्राफ, ये सब इन्वेंशंस हुई हैं इसमें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे वो अक्सर रिजल्ट्स थे किसके, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के ही। द रेफ्रिजरेटेड शिप्स, और इसके साथ ही साथ क्या, जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स है जिनमें फ्रिज वगैरह लगा होता था गुड्स को ठंडा रखने के लिए, ग्रेटली हेल्प, इसने बहुत हेल्प की है टू ट्रांसपोर्ट द पेरिसेबल फूड आइटम, जो पेरिसेबल फूड आइटम्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट करने में, उनको इंपोर्ट करने से अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबी लंबी दूरी तक उनको मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जस्ट लाइक मिल्क हो गया है आपका, बटर हो गया है या आपका मीट हो गया है, इस तरीके की जो पेरिसेबल थिंग्स है जो आपकी पहले ख़राब हो जाया करती थी। इट ग्रेटली फैसिलिटेड, इसने बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, सुविधा पहुंचाई है, शिपमेंट ऑफ द फ्रोजन मीट, जो जमा हुआ मीट है उसके शिपमेंट में, उसको भेजने में, फ्राम अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़। तो उस टाइम जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड थे वो सबसे बड़े मीट के सप्लायर थे, और इस तरीके से क्या उनके मीट को अदर कंट्रीज़ में सप्लाई करने में बहुत बड़ी जो फैसिलिटी दी है, बहुत बड़ी जो सहायता दी है, वो इसी रेफ्रिजरेटेड सिस्टम ने दी है जो शिप्स में अब इंट्रोड्यूस किया गया था। द 19th सेंचुरी 1815 से लेकर के 1914 तक का क्या हो रहा है, इन 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स है इंटरेक्टेड, तो उनमें इंट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को प्रभावित किया है, टू कॉम्प्लेक्स बेस टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, तो उससे क्या है अब सोसाइटी भी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस, उस तरीके से क्या जो भी एक्सटर्नल रिलेशंस है, बाहरी रिलेशंस है, वो उनको रीशेप हो रहा है, फिर से उनका शेप चेंज हो रहा है। इंडेंटोर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, और धीरे धीरे जो इंडिया से भी लेबर से वो माइग्रेट हो रहे हैं, बाहर कंट्रीज में जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ इंडेंटोर्ड लेबर, सब इंडेंटोर्ड लेबर है, इसका टर्म का मीनिंग क्या है, इंडेंटोर्ड लेबर मीन्स से बॉन्डेड लेबर, तो इंडेंटोर्ड लेबर का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, एक ऐसा लेबर जो अपने मालिक का बिल्कुल बंधुआ मजदूर है, उसको सैलरी पेमेंट नहीं की जाएगी, बस खाना उसको मिलेगा और जब मालिक चाहें उससे वर्क करवाए, तो ऐसा बंधुआ मजदूर था। अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत या कॉन्ट्रैक्ट अंडर, टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयर के लिए उसे वर्क करना पड़ता था एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, एक स्पेशल मतलब जो भी स्पेसिफिक टाइम का कॉन्ट्रैक्ट फिल किया गया है उस टाइम तक। इट ब्रॉट हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, इससे क्या हुआ, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इनकम हुई, लेकिन कुछ लोगों का जो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो गए। अब जो हायर इनकम होगी वो होगी कुछ जो बिग लैंड ओनर्स हैं तो उनकी, लेकिन जो एक लेबर वर्क्स था, जो भी लेबर क्लास था, तो वो पॉवर्टी वहाँ पर बहुत बढ़ी है लेबर क्लास के साथ। अब काजेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन इंडेंटोर्ड वर्कर्स, अब क्या क्या रीजन्स रहे हैं जो इंडिया से इंडेंटोर्ड वर्कर्स हैं इनके माइग्रेशन के, मोस्ट केम फ्रॉम द प्रेजेंट रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो बहुत से इनमें जो इंडेंटोर्ड लेबर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से आते थे, तो वो आते थे आपके जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, वहाँ से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, तमिलनाडु से, तो यहाँ पर क्या है बहुत ही पुअर पीपल्स थे, तो इसी वजह से वो लोग माइग्रेट कर जाते थे अदर कंट्रीज़ के लिए एज ए स्लेव लेबर्स। दीज रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो रीजन्स थे एक्सपेंस्ड मैनी सोशल चेंजेस, यहाँ भी बहुत से सोशल चेंजेस हुए थे, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइंड, यहाँ पर क्या है जो सूती कपड़ा बनाने का जो कारखाने वगैरह थे वो नष्ट हो गए थे या धीरे धीरे फिनिश हो रहे थे। लैंड रेंट्स रोज, और धीरे धीरे क्या हुआ था जो भूमि कर वगैरह था
राजस्व वगैरह, तब वो बहुत ज़्यादा टैक्स, लैंड टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा था। एंड द लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। इसके साथ ही साथ क्या था, जो लैंड्स थी यहाँ की वो साफ़ की जाने लगी थी माइनिंग करने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए ज़मीन से, और प्लांटेशन करने के लिए, मतलब क्या विशेष टाइप के प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए। इन 19th सेंचुरी में क्या होता है, इंडेंट्योर डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी में क्या है, ये जो इंडेंट्योर्ड जो लेबर है, इन्होंने पूरा का पूरा एक स्लेवरी का सिस्टम ही डिस्क्राइब किया है। एक नई टाइप की एक स्लेवरी स्टार्ट होती है। होसे ए रॉयटुअस कार्निवल इन ट्रिनिडाद when workers of all races and religions join in celebrating होशे ए रॉयटियस कार्निवाल। ये एक रॉयटियस कार्निवाल था, एक टाइप का फेयर टाइप का था, या प्रोसेसन एक टाइप का प्रदर्शन टाइप का था। कहाँ पे था, त्रिनिदाद में। when वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस, इस प्रोसेशन में, इस कार्निवाल में सभी प्रजातियों के जो वर्कर्स थे, चाहे वो ब्लैक स्किन वाले हों या वाइट स्किन वाले हों, सभी जो रेसेस के जो वर्कर्स थे, रिलीजन्स, और सभी रिलीजन्स के जो वर्कर्स थे, ज्वाइन इन सेलिब्रेटिंग, तो उन्होंने क्या है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ज्वाइन हुए थे वो सभी वर्कर्स। द इंटर वार इकोनॉमिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज मेनली फॉट इन यूरोप। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था मेनली तो वो यूरोप में ही लड़ा गया था ड्यूरिंग दिस टाइम। लेकिन इस टाइम क्या होता है, वर्ल्ड एक्सपेरिएंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ऑल ओवर वर्ल्ड ने ही इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखा, अस्थिरता को देखा। अनदर मिजरेबल वार, और दूसरे भी जो मिजरेबल युद्ध हुए थे जगह जगह, उनको भी देखा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसको क्या है, कंट्रीज दो साइडों में डिवाइड हो गए थे, उनके बीच में लड़ा गया था। आन वन पर तो एक साइड में कौन थे, एलीज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, एंड लेटर ज्वाइंट द यूएसए। बाद में कौन है, ये आपका यूएसए है, वो भी आ गया था इस युद्ध में। एंड ऑन द अपोजिट साइड, वहीं पर जो अपोजिट साइड थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एंड तुर्की, ये कंट्रीज थे। दिस वार लेस्टेड फॉर 4 ईयर्स। तो ये युद्ध था, जो लड़ाई थी, वो आपकी 4 ईयर्स तक कंटिन्यू चलती है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सब जो टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेज हैं वो क्या आए हैं। फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपन्स लाइक मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एट्सेट्रा वर यूज्ड इन मैसिव स्केल। तो पहली बार क्या हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर मशीन गन्स का यूज हुआ है, टैंक्स का यूज हुआ है, एयरक्राफ्ट का यूज हुआ है, केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है, मैसिव स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड, और कई मिलियन जो सोल्जर हैं उनको रिक्रूट किया गया, उनकी भर्ती की गई है आर्मी में, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड से ही। एंड मोस्ट ऑफ देम, उनमें से जो बहुत से थे, वर मैन ऑफ वर्किंग एज, वो वर्किंग एज के ही मैन थे। मीन्स क्या है, वो यंग पर्सनस थे जो मिलिट्री में मतलब कहीं ना कहीं सर्विस कर सकते हैं। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, अब इसका देख रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन का क्या वर्क था। टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डिफिसिट्स इन कॉन्फ्रेंसेस। टू डील, तो इनका काम क्या था, ये डील करते थे एक्सटर्नल सरप्लसेस, जो कुछ भी एक्स्ट्रा बचता था किसी भी कंट्री में उससे, एंड डिफिसिट्स, या जो कुछ कमी होती थी किसी चीज़ की उससे। कॉन्फ्रेंस वाल जहेज, तो इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी जुलाई 1944 में एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो यहाँ से क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वर सेटअप। तो जो वर्ल्ड बैंक है उनके सेटअप किए जाते हैं टू फाइनेंस पोस्ट वार रिस्ट्रक्टिंग, जो भी पोस्ट वार मीन्स युद्ध के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए सभी कंट्रीज में। मीन्स यहाँ से जो भी कंट्री को ज़रूरत है वो लोन वगैरह ले सकता है अपने कंट्री को फर्दर डेवलप करने के लिए। द पास्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज ब्रिटन वुड्स सिस्टम, और जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद का जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ब्रिटन वुड्स सिस्टम के नाम से जाना गया। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, और ये जो सिस्टम था वो फिक्स था, किस पर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर, इस पे ये बेस्ड था। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड एज ब्रिटन वुड्स ट्विंस, और ये जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है इन दोनों को रेफर किया जाता है ब्रिटन वुड्स ट्विंस के रूप में। US हैज़ एन इफेक्ट राइट ऑफ बीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और जो US था हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ बीटो, तो उसको बीटो पावर मिली हुई थी ओवर की IMF के ऊपर भी एंड वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी। बीटो पावर मीन्स क्या है, जो अपने डिसीजन के लिए फ्री हो, किसी से कंसल्टेशन लेने की उसे नीड ना हो। ग्रेट डिप्रेशन, अब कुछ वैश्विक मंदी आती है उसके बारे में देख रहे हैं।
फैक्टर्स क्या रहे थे जो रिस्पॉन्सिबल थे डिप्रेशन के लिए। तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, तो इसमें क्या हुआ, तो जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, फसलों की बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी, ओवर प्रोडक्शन उनका हुआ था, रिमेंड प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम रही थी। इट मेक्स द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्लम्पिंग, तो इससे क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जो भी मेनली क्रॉप थी, उनकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा लो होगी, बहुत गिर गई। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन दे गॉट फ्रॉम द यूएसए। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट, और बहुत से जो कंट्रीज थे उन्होंने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट था उसको फाइनेंस किया था। मीन्स क्या है, उसको मतलब रुपए दिया था, लोन, उस लोन को चुकाया था। दे गॉट फ्रॉम द यूएसए, जो उन्हें वो यूएसए से मिला था। अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप ऑल लोन, सो जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट थे उन्होंने सारे के सारे लोन को स्टॉप कर दिया था। ऑल लोन्स टू यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो भी लोन्स दिए जा रहे थे वो उन्होंने फर्दर देना अब स्टॉप कर दिया था, ये प्रॉब्लम थी। इन यूरोप इट लीड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक, तो इससे क्या हुआ, जो यूरोप में कुछ मेजर बैंक्स थे वो फेल हो गए। एंड कोलैप्स, तो इन यूरोप इट लीड टू फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स, तो बहुत सारे बैंक्स इसमें फेल हो जाते हैं। कोलैप्स ऑफ करेंसीज लाइक स्टर्लिंग, यहाँ की जो करेंसी हुई थी यूरोप की वो बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। जैसे अपने यहाँ जो रुपीज़ हैं, तो $1 में आपका 70 रुपी, अब यही $1 में आपका 90 रुपी आ जाए, रुपीज़ आ जाए, तो क्या है, आपका जो रुपये है बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। तो वही कंडीशन इसकी स्टर्लिंग की हो गई थी इस टाइम। डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज, डबलिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज बाई यूएसए, यूएसए के द्वारा जो भी ड्यूटीज़ थी, मतलब जो भी टैक्स वगैरह था, डबल कर दिया गया था। विच हिट द वर्ल्ड ट्रेड बैडली, उसने क्या किया था, जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया था। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, ये क्या है, मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिडेंट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज इन 1950s एंड 1960s। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, डिड नॉट बेनिफिट, तो उनको भी फ़ायदा नहीं मिला है फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ से वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की 1950s में 1960s में। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए ग्रुप, उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज किया। द ग्रुप ऑफ 77 एंड G77 डिमांड, इन्होंने एक डिमांड रखी इन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, NIEO की। इट वाज ए सिस्टम, ये था क्या, NIEO, तो इट वाज ए सिस्टम, एक सिस्टम था। डैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल, जो उनको रियल कंट्रोल देता ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिससे कि क्या है, और ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो सके। फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए जो भी फेयर प्राइसेस हैं, जो भी ठीक प्राइसेस हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। एंड बेटर एक्सेस, और अच्छी पहुंच होनी चाहिए फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जिससे मतलब अच्छी टाइप की वो गुड्स वगैरह का वो मैन्युफैक्चर कर सकें, उनको प्रोड्यूस कर सकें इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स में। तो क्या है, जो भी उनकी वेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको वो सप्लाई कर सकें अदर कंट्रीज में, उसके लिए उन्हें फैसिलिटी दी गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना, अब चाइना में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं क्या है। वेक्स वर वेरी लो इन कंट्रीज लाइक चाइना, तो चाइना में जो भी मजदूरों की, जो लेबर्स की जो भी सैलरी थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर था चाइनीज इकोनॉमी का, मेड इट्स प्रोडक्ट्स चीपर, तो उससे क्या है, उसके जो प्रोडक्ट थे वो चीप हो गए, बहुत सस्ते हो गए। चाइना बिकम ए फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया था फॉर MNCs इन्वेस्टमेंट का, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी कंपनियां होती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी कंपनियां मतलब सेटअप करती हैं। ये ऐसे एक लोगों का क्या कहें, एक ग्रुप होता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना बैक इनटू द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना, अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी चाइना की, तो बैक वापस आई इनटू द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब MNCs, इसका वर्क देख रहे हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर लार्ज कंपनीज होती हैं डैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज, जो बहुत सारे कंपनी मतलब कंट्रीज में अपनी सेवाएं देती हैं, या कहें एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, तो एक ही टाइम में बहुत सारे कंट्रीज में ये चलाई जाती है। मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, जो एक टाइम में सभी कंट्रीज में आपकी चलाई जाती हैं। ए वर्ल्ड वाइड स्प्लिट ऑफ MNCs बाज ए नोटेबल फीचर, ये जो वर्ल्ड वाइड स्प्लिट था MNCs का, तो ये एक नोटेबल फीचर थी 1950s की 1960s की। एज US बिजनेस एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड, जैसे कि आपका US बिजनेस था वो वर्ल्ड वाइड आपका फैल जाता है। हाई इम्पोर्ट्स टेरिफ्स इम्पोज, अब जो हाई इम्पोर्ट्स टेरिफ्स टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया गया था डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। फोर्स्ड MNCs, तो इसने MNCs को फोर्स किया है टू लोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो
परमानेंट फिक्स कर दें कुछ ही कंट्रीज में। कंक्लूजन, इन लास्ट 2 डिकेड्स में क्या होता है, डिकेड्स मीन्स क्या, मीन्स 10 ईयर्स टाइम। तो द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ चेंज, तो इस तरीके से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो चेंज हो जाती है ए लॉट, बहुत ही ज़्यादा, एज कंट्री लाइक जस्ट लाइक चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, हैव अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।